नमस्कार, वेलकम टू रैंकर्स मैथमेटिक्स। मैं हूं संजय सुमन और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ा है पिछले वीडियोज में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, मैं सबका लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और उन प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हाँ आइडेंटिटी लॉ क्या है, इनवर्स का क्या लॉ है, कंजुगेट क्या है, मॉडुलस क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। तो जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ क्या है, इनवर्स लॉ क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके सबको डील करते हैं और समझाते हैं कि क्या इनका मीनिंग है। ओके, तो फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाया गया है कि अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इन दोनों का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इन दोनों का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों के चारों भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 और Z2 है तो Z1 प्लस Z2 कैन बी रिटन एज Z2 प्लस Z1। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सारे नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, हाँ रैशनल नंबर के लिए, इन सब के लिए पढ़ते हुए आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 कैन बी रिटन एज Z2 प्लस Z1 और Z1 इंटू Z2 ऑल्सो कैन बी रिटन एज Z2 इंटू Z1। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप Z1, Z2 और Z3 कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिनको इस फॉर्म में रखा जाए तो इट कैन बी अरेंज्ड एज Z1 प्लस Z2 और बाहर में आपका Z3 हो जाएगा। तो और यही सेम चीज़ आपके प्रोडक्ट के लिए भी वैलिड है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर Z1 और Z2 और Z2 एसोसिएटेड है तो फिर Z1 और Z2 एसोसिएटेड हो जाएगा। हिंदी में तो क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। कम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, क्रमविनिमय नियम। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, समृद्ध नियम। ओके, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अगर Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो Z2 प्लस Z3 के साथ, सो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर कभी ऐसा हो जाए, मैं अगला पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ कि Z2 और Z3 पहले लिखा हुआ हो और Z1 बाद में लिखा हुआ हो तो अब आपको Z1 को हमेशा बाद में ही रखना है। सो Z2 क्रॉस Z1 प्लस Z3 क्रॉस Z1, तो इस तरह से रखना पड़ेगा, है ना। जिधर अगर राइट साइड में है तो आपको राइट साइड में रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। सो ये था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और ये प्लस में जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन ये माइनस में भी वैलिड है, माइनस में भी कोई इशू नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी रूल क्या है या आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिटिव और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी लॉ क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी का लॉ कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी का लॉ कहता है कि अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो कोई अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड करिए, या किसी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर में
आप जेड को ऐड करो मगर रिजल्टेंट पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है तो वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। जैसे हमने क्या कहा इसमें कि 0 + 0i को ऐड कर दिया। आपको याद होगा 0 और 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट रियल नंबर के लिए, जिसमें 0 को एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये नियम रियल नंबर के लिए है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का देख रहे हैं तो 0 + 0i वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर z में ऐड करने पर इसके रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 + 0i क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 + 0i इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और फिर मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव का भी आपको समझा दूं कि अगर मान लीजिए कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें कोई अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए या किसी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर में z को मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्टेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। ये क्या रखा है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x + iy के रूप में है। इसमें आप 1 + 0i को मल्टीप्लाई करने पर या 1 + 0i में x + iy को मल्टीप्लाई करने पर आपका x + iy ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 + 0i इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अगला टॉपिक है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो इनवर्स एलिमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है अपने मन से कि रिजल्टेंट 0 आ जाए। रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस तरह का अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिख पाते हो तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि 2 + 3i इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स कितना होगा। तो बहुत आसान है। अब क्या करना है, इसमें -2 - 3i को ऐड कर लेना है। अगर आप ये दोनों ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे यानी कि 2 + 3i और -2 - 3i, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो क्या मिल गया, 0। अगर 0 आ गया तो बोलते हैं इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3i, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स कितना होगा। सो यहाँ हो जाएगा -4 + 3i। अब देख लो दोनों को आप ऐड करोगे कितना मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। तो इस तरह का जो एग्जांपल है वो किसके लिए है, एडिटिव इनवर्स के लिए है। ओके, एडिटिव इनवर्स के लिए है। तो ये आपने देख लिया। और हम लोग जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेके समझा देता हूँ मैं आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर आप एग्जांपल में पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि z = 4 - 3i, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन देखो, z कितना हो जाएगा, 4 - 3i।
तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, सो इट इज इक्वल टू 1/z, इसी को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये हो जाएगा 1/z। 1/z का मीनिंग है कि 1/4 माइनस 3i। अब इसमें क्या करना है ना, परिमेकरण करना है, यानी कि रेशनलाइज कर लेना है। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो आपको 4 + 3i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 4 + 3i डिवाइडेड बाई a² माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 4 + 3i डिवाइडेड बाई 16 + 9, और i² का वैल्यू आप पुट कर दिए, उसके बाद +9 हो जाएगा। ये आ गया, फाइनली कितना आ गया, 4 + 3i डिवाइडेड बाई 25, और इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो 4/25 और 3/25i। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इस तरह से आप फाइंड करते हैं। तो कुछ चीजों में और लिख दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को 1/z, या फिर इसको हम लोग z⁻⁻1 भी लिखते हैं, z⁻⁻1 भी लिखते हैं। इस तरह से परिमेकरण यानी कि रेशनलाइजेशन का प्रयोग करते हुए आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करते हैं। अभी हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल वापस से थ्योरी पे आते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि z = x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो है 1/z या z⁻⁻1 के रूप में लिखा जाता है। z⁻⁻1 या 1/z को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x + iy। और यहाँ पर हमने क्या किया, परिमेकरण कर दिया। परिमेकरण करने के बाद ये रिजल्ट आया, और इसको चाहे तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट करने का मतलब है कि मैं इसको इस तरह से आराम से लिख पाऊंगा, यानी कि x डिवाइडेड बाई x² + y² माइनस, या मैं प्लस i, यहाँ पर -y डिवाइडेड बाई x² + y²। तो ये चीज़ें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला भी है, और एक तरह से कंसेप्ट भी है, और आप बेसिक तरीके से भी निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी भी इसका आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश ना करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स परिमेकरण का हेल्प करके हम लोग आराम से निकालते हैं। ओके, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखो, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा का चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो पहला नोट्स जो है, नोट नंबर 1, ये तो मैं समझा दिया कि a + ib अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल ऐसे लिखते हैं 1/a + ib, और फिर परिमेकरण करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा इस तरह का। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह का आ जाएगा, a - ib डिवाइडेड बाई a² + b²। ओके, मैं थोड़ा सा आगे का चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि कंजुगेट ऑफ z का सिंबल होता है z⁻12। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ z। और कंजुगेट ऑफ z डिफाइंड कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो a + ib के रूप में है। अब अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना हो तो a - ib करते हैं, यानी कि i का जो साइन है ना, i का जो कोफिशिएंट है ना, वो चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। तो ये होता है कंजुगेट का मतलब। कंजुगेट मतलब साइन ऑफ i जो है, कोफिशिएंट ऑफ i, उसको चेंज करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। ओके, और ये जो आप सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ z। क्या पढ़ते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ z, ये तो आप जान ही रहे हैं। और ये डिफाइंड कैसे होता है, तो √a² + b²। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z डिफाइंड होता है √a² + b² से, √a² + b² से। ओके, तो अगर आप ये दोनों बातें मोटा मोटी समझ गए, जो कि बाद में जाके समझना ही है अच्छे से, तो आप इस कंसेप्ट को, नोट नंबर 2 को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। नोट नंबर 2 कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ z कैन बी रिटन एज z इनवर्स z⁻⁻1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/z। 1/z को हम लोगों ने ऐसा लिखा 1/a + ib, और यहाँ हमने परिमेकरण किया। परिमेकरण करने के बाद क्या आ गया,
ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ए माइनस आई बी को ही क्या कहा जाता है, कंजुगेट ऑफ जेड कहा जाता है, यानी आप कंजुगेट ऑफ जेड लिख लिए। और इसको आप क्या बोलोगे, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को रिलेट कर दूं तो 1/z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट बाय मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आईटी और जेईई मेंस से पूछता है, और 12th में भी, मतलब 11th में भी। सो जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है ये कि z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने पर मॉड ऑफ z का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये रही बातें, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो बढ़ते हैं आगे। अभी जो हमने बातें की, अगर मैं उसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहां पर आप एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि z को हमने लिया 2 + 3i। ठीक है, तो z कंजुगेट कैसे आएगा, ये जो i का कोफिशिएंट है ना +3, इसका साइन चेंज कर लीजिए, सो -3i, इसको बोलते हैं z कंजुगेट। और आप जानते हैं कि मॉड ऑफ z कैसे आएगा, तो रियल पार्ट ऑफ z यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी 3 का स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व कर दिए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 9, फाइनली कितना आ जाएगा √13, फाइनली कितना आ जाएगा √13, सो √13 आ जाएगा। ओके, और अगर मैं इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहूँ, किस चीज़ को, कि z और z कंजुगेट मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है, ये बात को अगर वेरीफाई करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपका जो LHS है उसमें आप देखो z इंटू जेड कंजुगेट है। ओके, z कितना है 2 + 3i, ओके ना, और z कंजुगेट कितना है 2 - 3i। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ी आसानी से a² - b² पर सेट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 4 - 9i², और i² का वैल्यू कितना होता है, i² का वैल्यू आपका होता है -1, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैं, तो कितना हो जाएगा +9, कितना फाइनली आ गया 13 आ गया, LHS का वैल्यू आ गया 13। अगर मैं इस चीज़ को RHS के तरफ से देखूँ तो ये है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड z का वैल्यू कितना है √13, उसका क्या कर लीजिए स्क्वायर, फाइनली कितना हो जाएगा 13। दोनों तरफ से क्या आ गया, LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आ गया। यानी इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो मॉड ऑफ z का स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि वेरीफाई दैट z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ओके, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमने सीख लिया कि कैसे z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने ये है कि आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है इनमें से जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन सभी का आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मैं देखना चाहूँ कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर 1, सो z का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 + 3i। ओके, मैंने इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछा है कि z इनवर्स कितना होगा, रेसिप्रोकल पूछा है। सो z इनवर्स का या तो फॉर्मूला लगा लीजिए तब भी बन जाएगा, और नहीं तो हम लोग आराम से बेसिक तरीके से बना सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला से ही बना देता हूँ। z इनवर्स फॉर्मूला कितना होता है a - ib डिवाइडेड बाई a² + b²। अभी आप नोट नंबर 1 में इस फॉर्मूला को देख चुके हैं। ओके, तो z इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो a आपका कितना है 2 है, b कितना है आपका 3 है, तो मैं अगर यहाँ रख दूँ तो 2 - 3i बाई 2² प्लस 3 का स्क्वायर, फाइनली 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4
प्लस 9 यानी 13। आप चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो मैं सेपरेट करके लिख दिया। जेड इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ जेड भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, आप ये बात देख रहे हैं। ओके, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि z जो है 1/2 - 3i है, इसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करो। तो अब जानते हैं कि रेसिप्रोकल का सिंपली मतलब होता है 1/z। तो अगर मैं इसको 1/z के रूप में लिखता हूं तो एक्चुअली ये सीधा हो जाएगा, और सीधा होने के बाद कितना आ गया, z इनवर्स कितना आ गया 2 - 3i, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, तो रेसिप्रोकल करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये भी बन गया। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर पढ़ो आप, कि आपको इसका जेड कंजुगेट फाइंड करना है, तो ये अभी तक में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। जेड कितना दिया हुआ है 3 + 4i डिवाइडेड बाई 3 - 4i। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आप या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो, उसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल करो, या फिर रेसिप्रोकल करके तब इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे आपसे क्या पूछा गया है कि जेड इनवर्स कितना होगा। ओके, यानी कि जेड इनवर्स को लिखते हैं 1/z, और जब आप 1/z करेंगे तो आपको मालूम है कि 3 - 4i ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे कितना आएगा 3 + 4i। पर आपका आंसर इतना ही पे नहीं होगा, ये फाइनल आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन से रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसका जो कंजुगेट है ना, डिनोमिनेटर का जब आप रेशनलाइज करते हैं तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा 3 - 4i। तो नीचे और ऊपर दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 3 - 4i से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो जेड कंजुगेट इज इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन कितना हो जाएगा ऊपर 3 - 4i का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा सिंपली 3 का स्क्वायर - 4i का होल स्क्वायर। ऊपर a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करता हूँ अगर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4i का होल स्क्वायर -2 × 3 × 4i डिवाइडेड बाई 9 - 16i स्क्वायर। और आप i स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 9 16i स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 4 जा 24i डिवाइडेड बाई 9 - 16i स्क्वायर। और चूंकि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, यहाँ पुट कर लीजिए। तो 9 - 16 - 24i डिवाइडेड बाई 9 - ये प्लस हो जाएगा तो 16। फाइनली कितना आ गया -6 - 24i, 9 एंड 7 ना, ये 6 नहीं 7 डिवाइडेड बाई 25। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा -7/25 एंड -4 डिवाइडेड बाई 25i। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ z। तो इस तरह से बड़ा आसानी से परिमेयकरण का हेल्प लेकर के आप रेशनलाइज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, जिससे पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा ना प्योरली रियल इमेजिनरी, हाँ ये सब चीजें, तो इन सब का भी आपको रिवीजन करवा लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है,
for what value of theta such that 3 plus 2i sin theta अपॉन 1 माइनस 2i sin theta, ये अगर प्योरली रियल है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट ने पूछा है कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको मैं याद दिलाता हूँ कि प्योरली रियल तभी होता है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, और इमेजिनरी नंबर तभी होता है प्योरली इमेजिनरी जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। तो इनकेस अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा, तो मुझे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली निकालना पड़ेगा। अगर आप सेपरेटली निकाल पाएंगे तभी आप क्या पाओगे कि रियल पार्ट को जीरो करना है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, और देन वो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ओके ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे जो प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्टली तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्पष्ट रूप से लिखना, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप 1 प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करता हूँ, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा। सो 3 प्लस 2i साइन थीटा, और अगर मैं 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6i साइन थीटा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे का जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा i इसका होल स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा मैं कुछ स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, मतलब जल्दी लिख लेता हूँ। तो 3 प्लस ओके आराम से लिखिए, ये कितना हो जाएगा 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ओके, ये हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और i स्क्वायर होगा। ओके ना, अब i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि i स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 पुट कर दिया है। फाइनली कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 8, 3 आप क्या करिए कि 3 को और -4 साइन स्क्वायर थीटा को इन दोनों को साथ में रख लिया, और 8i साइन थीटा या i 8 साइन थीटा इन दोनों को हमने अलग कर दिया, ठीक है। और डिवाइड किससे कर लेना है, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा से दोनों को सेपरेट करके हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपका स्पष्ट है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है ना, ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ना वो हो जाएगा आपका 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है नंबर 1 क्वेश्चन ये कि अगर ये प्योरली रियल है तो आप थीटा का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। प्योरली रियल है तो थीटा का वैल्यू फाइंड करें। वेरी गुड। तो अगर मैं इस पे बात करूं, सो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 में क्या पूछा कि सिंस z इज प्योरली रियल, और प्योरली रियल में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का वैल्यू आ जाता है 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हुआ है 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं
सॉल्व करूं तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, तो 8 साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि साइन थीटा जीरो हो गया, और साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा का वैल्यू अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू n पाई होगा, n बिलोंग्स टू i। ये इसका आंसर है, थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू i। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो तो कोशिश करना कि आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जो पार्ट 2 है ना, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, मगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना और तब आप आंसर मैच कराना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि z जो है ना वो प्योरली इमेजिनरी है, z इज प्योरली इमेजिनरी, और ये तभी होता है जब रियल पार्ट ऑफ z जो है ना ये 0 के बराबर हो। तो रियल पार्ट ऑफ z है कितना, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इट कैन नॉट बी नेवर, इट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 3/4 हो जाएगा, जो कि √3/2 के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/3, क्योंकि ये साइन 60 का वैल्यू है। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पर π/3 n बिलोंग्स टू i। ये जनरल सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर जो है ना वो जनरल सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो आप जनरल सॉल्यूशन अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जानना है, तो वहाँ पर आप जान लोगे। ओके, तो ये दोनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें कि जो पहला पार्ट है ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा नहीं पूछा है, तो दूसरा भी आपको पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों को सॉल्व कर दिया। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फाइंड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस IB के रूप में, जहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्लियर आपको दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं नंबर 1 को सॉल्व करना चाहूँ, सॉल्यूशन नंबर 1 को सॉल्व करना चाहूँ, हालांकि हम लोगों ने इसको और भी कई सारे तरीकों से कई सारे क्वेश्चनों में इस कंसेप्ट को डील कर लिया है, लेकिन अगेन से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3i, इसको अगर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आप जिसका रियल पार्ट बहुत इजी से बता पाते हो और इमेजिनरी पार्ट भी बड़ी आराम से बता पाते हो, तभी आप कहोगे कि वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना कि रेशनलाइज कर दूंगा। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको रेशनलाइज करके लिखूं कि z कितना आएगा, तो z इज इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 प्लस कितना 15i प्लस कितना 16i और प्लस 12i स्क्वायर, और अगर नीचे की बात करूं तो 4 का स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेट कर दिया और i स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 12 और प्लस 31i डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 8 प्लस 9i डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25 होता है। इन दोनों को मैं सेपरेट करके डिवाइड
कर देता हूँ तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप देखो, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 8/25 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 9/25। तो ये बहुत आराम से आप देख पाए। ओके, तो अगर मैं बढ़ूँ आगे कि नंबर 2 को आप किस तरह से सिंप्लीफाई करते हो, नंबर 2 को अगर आप किस तरह सिंप्लीफाई करते हो और इसका एशेंट फॉर्म में लाते हो तो उसको देख लेते हैं। सो ओके, नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 जो है उसमें क्या है, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। एक काम करते हैं, i को अलग कर दीजिए, i 2 साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लूँ, बिना रेशनलाइज का तो काम चलेगा नहीं, तो रेशनलाइज करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस तरह से, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन माइनस 2i, 2 है ना ऊपर, ऊपर आपका 2i होगा ना, माइनस 2i साइन थीटा, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 2i साइन थीटा। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कितना हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में आई स्क्वायर भी। आई स्क्वायर का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, कितना, तो -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस, इसको मैं थोड़ा सा होल स्क्वायर ब्रेक करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया इसका काम, और ए इसको हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करने पर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दिए, प्लस में आ जाएगा। फाइनली कितना आ गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, सो रियल पार्ट इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस, और इसका अगर इमेजिनरी पार्ट आपसे बोले तो -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। तो ये आपका इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका, अगेन ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि n का लिस्ट और वो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये एक रियल वैल्यू दे, ये एक रियल वैल्यू दे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं तो हम लोग, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई होल टू दी पावर n। पहले तो इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज, रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस आई, और इसमें फिर से आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। इसका अगर आप परमेकरण करोगे तो 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल टू दी पावर n है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर
नंबर 2 डिवाइडेड बाय, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके होल पावर में कितना है, n है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये कट भी जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, इसके होल टू दी पावर कितना है, n है। यहाँ पर मैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया हूँ। ओके, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2i डिवाइडेड बाई 2 एंड होल टू दी पावर n, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो i टू दी पावर n, i टू दी पावर n, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको कॉमन सेंस कि i टू दी पावर n का वैल्यू आप क्या रखोगे, तो i टू दी पावर n का अगर आप वैल्यू आप 1 रखो तो i टू दी पावर n यानी i टू दी पावर 1, ये i रह गया, ये एक रियल वैल्यू नहीं है। n का वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो i टू दी पावर 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, अच्छा ये जो है ना, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस वन इज रियल, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ गया, रियल वैल्यू आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो n का वैल्यू कितना आ गया, आप आराम से 2 ही रखने पर आ गया रियल वैल्यू, तो आगे फर्दर रखने की जरूरत है नहीं, है ना, रियल वैल्यू बस बोला था, ये तो कुछ और बोला नहीं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस बोला है कि आपको n पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो रियल मिले, तो रियल मिल गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2। दैट्स द आंसर। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे कंसेप्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल है रैंकर्स मैथमेटिक्स, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं पढ़ा के वहां पर पीडीएफ जो है वहां पर मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये वहां पर मिल जाएगा रैंकर्स मैथमेटिक्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।